हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीएनए की। एंड यू नो वेरी वेल, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इसको पढ़ने से पहले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले थोड़े टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते क्यों हैं, किस लिए हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली जो इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हमने पढ़ा है वो हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डीएनए को आगे डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ द बल्क डीएनए एंड द सेकेंड वन इज़ द सैटेलाइट डीएनए, राइट। अब ये देखो, नेम से ही पता चल रहा है बल्क डीएनए मतलब कोई चीज़ बल्क में ज़्यादा प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दी सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पे इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी वो किसने डिस्कवर करी थी? वो करी थी एलेक जेफरी ने। और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आ चुका है। तो इन्होंने ये टेक्निक को डिस्कवर किया था कि डीएनए को डेंसिटी के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। अब बल्क डीएनए में जो 99.9% जो सीक्वेंस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट इन दी सैटेलाइट ओनली 0.1% आउट ऑफ टोटल डीएनए इतनी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जो ये 99.9% जो सीक्वेंस होती है ये होती है कोडिंग डीएनए। कोडिंग मतलब जो कोड करता है, आगे आरएनए प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये काम करने वाली सीक्वेंस होती है। और ये जो 0.1% होती है ये होती है नॉन कोडिंग, मीन्स जो काम नहीं करने वाले होते हैं, ठीक है। अब वन मोर थिंग, सैटेलाइट डीएनए को हम एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस। ये बोल सकते हैं रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। मतलब कितनी बार वो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो सेम जो नेम है उसे हम रेपिटेटिव सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमने सैटेलाइट डीएनए को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज मिनी एंड द सेकेंड वन इज द माइक्रो, ठीक है। अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है माइक्रो सबसे छोटा होगा मिनी से भी। तो आइए से पहले देखते हैं कि मिनी और माइक्रो को हम दोनों को किस टर्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि हम इसे रेपिटेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कॉपी नंबर से, कि मतलब उसमें कितने कॉपी नंबर ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट है इन दोनों में। तो उससे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड, हम जो इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेशो से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एटी और जीसी का कितने रेशोज़ प्रेजेंट हैं। और थर्ड इज़ द लास्ट वन इज़ द डिफरेंस इज लेंथ के बेसिस पे भी हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मिनी की जो लेंथ होती है वो कितने बेस पेयर होती है, 10 to 60 बेस पेयर। इतनी अगर डीएनए की सीक्वेंस, इसके बीच में अगर सीक्वेंस हमें मिलती है तो वो मिनी सैटेलाइट कहलाई जाएगी। और अगर हमें सीक्वेंस लेंथ 1 to 8 बेस पेयर मिलती है तो वो कहलाई जाएगी आपकी माइक्रो, राइट। नाउ मिनी को हम एक और टर्म से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं
VNTR। अब इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इट्स वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ये कभी भी सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट के नाम से जाना जाता है मिनी को। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द माइक्रो। माइक्रो को जो टर्म से जाना जाता है उसे बोलते हैं STR। ठीक है, STR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है शॉर्ट टैंडम रिपीट, राइट। तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि मिनी एंड माइक्रो जो है वो दो टाइप्स हैं सैटेलाइट DNA के, जिसकी लेंथ है 10 to 60 बेस पेयर और माइक्रो की है 1 to 8 बेस पेयर। मिनी को जाना जाता है VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, और माइक्रो को जाना जाता है STR के नाम से, जो शॉर्ट टैंडम रिपीट बोला जाता है। नेक्स्ट VNTR के पास इसकी जो लेंथ और जो इसका कॉपी नंबर, मीन्स जो इसकी लेंथ है हर एक इंडिविजुअल में और जो इसका कॉपी नंबर है सीक्वेंस का, वो दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? DNA प्रोफाइलिंग करते हैं, मीन्स DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी कि VNTR की हेल्प से ही हम सस्पेक्ट्स में DNA फिंगरप्रिंटिंग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इसमें हम इसके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं VNTR को एज अ रेडियो एक्टिव प्रॉब। इसमें हम SSR का जो स्ट्रैंड होता है प्लस रेडियो एक्टिव प्रॉब, हम इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, देन जब हम एक्सरे रेस को इसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें ईज़िली जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और हम इसे सस्पेक्ट से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसको हम इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम, अगर हमें कोई ब्लड सैंपल मिलता है किसी क्राइम सीन पे, तो हम उसे आगे कैसे, किस तरीके से, हम किस टेक्निक से उसमें से DNA के फ्रेगमेंट्स और किस तरीके से हम उसमें उसके क्रॉस चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि अगर हमें कोई सैंपल, ब्लड सैंपल क्राइम सीन पे मिलता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करवाते हैं? DNA आइसोलेशन करवाते हैं, मतलब ब्लड में से DNA को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन। सेकंड, जब हमें DNA आइसोलेट मिल जाता है तो हम उसे फ्रेगमेंट्स में कट करवाते हैं। तो फ्रेगमेंट्स में जब DNA कट होता है तो वो सिंपल किसी एंजाइम की हेल्प से ही होता है। अब वो एंजाइम कौन सा है? दिस वन इज़ द डाइजेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है जो DNA के एक्सट्रैक्ट DNA को फ्रेगमेंट्स में कट करवा देता है। ठीक है, नाउ थर्ड, अब जब वो DNA के फ्रेगमेंट्स हमें कट मिल चुके हैं, देन उसके बाद हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं? उस फ्रेगमेंट्स को एग्रॉस जेल के ऊपर पुट करवा देते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। अब जब हमें, बट वो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसे स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं? सदन ब्लॉटिंग करवाते हैं, सदन ब्लॉट इस तरीके से। और ये सदन ब्लॉट जो होता है ये होता है नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज का। तो जो हमें ये होता है स्टेबल, ये होता है अनस्टेबल। तो क्या करते हैं, इसमें जो हमें DNA फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उसके ऊपर हम इस वाली शीट की पेस्ट कर देते हैं। जब हम इसे निकालते हैं तो सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हमें इस शीट पे मिल जाते हैं, नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सदन ब्लॉट। अब फिर भी वो हमें विजिबल नहीं होते हैं DNA के फ्रेगमेंट्स, तो हम क्या करते हैं? उस वाले जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें हम वही रेडियो एक्टिव, जिसकी हमने बात करी थी VNTR में, रेडियो एक्टिव प्रॉब, इनको हम क्या कर देते हैं? ऐड करवा देते हैं इसमें, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं।
जैसे ही हम इसके अंदर ये प्रॉप डालते हैं रेडियो एक्टिव, तो वो क्या होता है, उसको डालने से ही जैसे ही वहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी जब हम कराते हैं, मतलब एक्सरे, तो वो ईज़िली हमें विजिबल होने लग जाते हैं। तो इसलिए क्राइम सीन्स में जो हमें ब्लड सैंपल मिलता है वो हम सस्पेक्ट से मैच करवा लेते हैं। अगर मैं ईज़िली आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूं, वैसे तो इसको समझाने के बाद मैं आपको एक और पिक्चर से समझाने की कोशिश करूँगी। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बता देती हूँ। जैसे ये सैंपल है, सपोज़ मुझे सैंपल्स इस तरीके से मिले हैं। सैंपल की जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो इस तरीके से है। अब ये सस्पेक्ट 1 है और ये सस्पेक्ट 2 है। सपोज़ इसकी मुझे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले हैं वो इस तरीके से मिले हैं, ठीक है, और सस्पेक्ट 2 का मुझे इस तरीके से मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूँ और ये इसकी मैचिंग करूँ, तो देखो ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, इसके साथ यहाँ कोई नहीं है और इसके हैं, मतलब इसके 3 मैचिंग हो रहे हैं, 1 2 3। लेकिन सस्पेक्ट 2 के साथ देखें तो 1 2 3 4, मतलब इसकी 4 मैचिंग्स हो रही हैं। तो इसका मतलब जो वो केस जिसके साथ इसकी मैचिंग हो रही है सस्पेक्ट की, वो सस्पेक्ट 2 के साथ हो रही है। तो मतलब इसने कोई भी मर्डर किया है या रेप किया है, मतलब ये क्राइम सीन में सस्पेक्ट 2, क्योंकि हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया। तो इसकी एप्लीकेशन यही है कि या तो हम इसे पेरेंटिंग में ही सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा जो क्राइम सीन्स में सस्पेक्ट का अगर हम आइडेंटिफिकेशन करवाना हो तो उसके हेल्प में भी हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसको कब आगे बढ़ाने के बाद मैं इसके बाद एक पिक्चर को अटैच करूँगी, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी इस प्रोसेस को समझने के लिए।